हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, जिससे कि आप अपने फील्ड्स में अपना बेस्ट दे पाएँ। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर पार्ट 2। एचवीसी सिस्टम या एचवीसी प्लांट, जिसके अंदर आपको कई सारी मशीनरी, कई सारी अलग अलग टाइप्स के पार्ट्स और कई टाइप्स के सिस्टम देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उन्हीं सिस्टम में से एक सिस्टम आपका चिलर सिस्टम है, जिसमें भी सब डिवाइडेड कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि कंप्रेसर, इवेपोरेटर, कंडेंसर। तो इनका जो वर्क रहता है वो अलग अलग होता है, बट जो टोटल आउटपुट निकल के आती है इसमें से, वो आपको कूलिंग के रूप में देखने को मिलती है। तो इसी में हमारा शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हीट एक्सचेंजर की कैटेगरी में रखा गया है। हीट एक्सचेंजर की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो कंडेंसर होता है वो दो सिस्टम के बीच में या दो फ्लूइड्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हीट को एक्सचेंज करने का काम करता है। इसीलिए इसको हम हीट एक्सचेंजर की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस वीडियो के अंदर शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर के बारे में प्रैक्टिकली तौर पे मैं आपको सारा सब कुछ दिखाने वाला हूँ, जितना भी डिटेल उसका है, चाहे वो चिलर से रिलेटेड हो, चाहे उसके पार्ट से रिलेटेड हो, चाहे उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड हो। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक चिलर के अंदर कंडेंसर का योगदान रहता है, कौन कौन पार्ट्स के साथ वो चिलर में कनेक्ट रहता है और कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कंडेंसर को ज़्यादा इफ़िशिएंट और एडवांस बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बट उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात मैं बता दूं कि इस वीडियो का पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो उसे जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने कंडेंसर से रिलेटेड, उसके डिज़ाइन से रिलेटेड और जो ट्यूब्स के अरेंजमेंट है किस तरीके की होती है, शेल साइड पे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, शेल साइड के अंदर रेफ्रिजरेंट का फ्लो किस तरीके का होना चाहिए और किस तरीके से जो कंडेंसर है या उसका जो डिज़ाइन है वो हीट ट्रांसफ़र की इफिशिएंसी पे इफेक्ट डालता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बता रखी हैं। उसमें एनिमेशन के थ्रू कंडेंसर का जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में समझा रखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पार्ट को देखने से पहले आप पार्ट 1 जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप कंडेंसर के बारे में सब कुछ जान पाएँ, उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज हैं वो सब गेन कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आप एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं चिलर्स के पार्ट्स का। ये बटरफ्लाई वाल है, इसी के ऊपर बैलेंसिंग वाल लगा हुआ है और ये जो ग्रीन कलर की आप लाइन देख पा रहे हैं ये कनेक्ट है हमारे कंडेंसर के साथ। दो लाइन कनेक्ट होती है, एक कंडेंसर में पानी लाने के लिए और एक कंडेंसर पर से पानी बाहर ले जाने के लिए। उसी तरह सेम इवेपोरेटर में भी होता है, एक इवेपोरेटर में पानी लाने के लिए है और एक इवेपोरेटर से पानी बाहर ले जाने के लिए है। इवेपोरेटर पे इंसुलेशन लगने का कारण मैंने आपको बताया, जो इसके अंदर पानी होता है वो ठंडा होता है शेल साइड में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ठंडा पानी है वो बाहर एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में ना आए और अपनी हीट ट्रांसफ़र ना करे। क्योंकि आपको पता है जो हायर टेम्परेचर होता है वो लोअर टेम्परेचर की तरफ बढ़ता है, जिस वजह से इसमें क्या लगा हुआ है, इंसुलेशन लगा हुआ है, जिससे कि जो पानी है वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र बाहर ना करे और गर्म ना हो जाए। तो चलिए सामने की तरफ से देखते हैं। सामने इलेक्ट्रिकल पैनल आप देख पा रहे हैं, नीचे ऊपर की तरफ डिस्प्ले लगी है ब्लू स्टार टैग के साथ, उसी के बगल में VFD लगी है। VFD मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए लगाई गई है। ये वाला सेम मॉडल या सेम डिज़ाइन मैंने आपको पिछले एनिमेशन में भी दिखाया है, तो इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। तो इस साइड पे ये वाटर लाइन मैंने आपको दिखा दी थी, ये बटरफ्लाई वाल है पानी को रोकने के लिए, और उसी में आपको प्रेशर गेजेस और आपका थर्मोमीटर भी देखने को मिल जाएगा। साथ में आप ये ऑयल टैंक देख पा रहे हैं, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो मैंने डाली हुई है, आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो ऑयल टैंक के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके अंदर ऑयल रहता है, नीचे की तरफ हीटर लगे रहते हैं क्योंकि ऑयल को गर्म करना ज़रूरी होता है। अब ऐसा क्यों है, आप वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और ये ऑयल जाता है हमारे कंप्रेशर में। कंप्रेशर में जो मूवेबल पार्ट्स होते हैं, जो हर टाइम क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उसमें ऑयल की ज़रूरत होती है, इसलिए ऑयल टैंक लगाया जाता है चिलर्स में। ये कनेक्शन आप देख पा रहे हैं, इसमें फ़िल्टर भी लगा हुआ है, तो ये कनेक्शन जा रहा है सीधे कंप्रेशर में। ये साइड आप देख पा रहे होंगे, अभी आप सामने देख पा रहे होंगे, ये कंप्रेशर है ऊपर। जहाँ पर आपको इंसुलेशन दिख रहा है वो सक्शन साइड है, और जहाँ पर आपको इंसुलेशन नहीं दिख रहा है वो आपका ये वाला साइड जो मैं दिखा रहा था आपको, ये साइड आपका डिस्चार्ज साइड है। नीचे की तरफ आप पंप देख पा रहे हैं, ऑयल पंप, ऊपर थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है इसमें।
तो कंप्रेसर का एक साइड जो आप ये सामने देख पा रहे हैं ये इवेपोरेटर से जुड़ा हुआ है और ये साइड आपका जुड़ता है सीधे कंडेंसर से। अब कंप्रेसर का काम आपको पता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर करना रेफ्रिजरेंट का, जिससे कि रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है और वो जाता है सीधे आपके कंडेंसर की तरफ। और जो दूसरी साइड आपने देखी थी इवेपोरेटर वाली, वहाँ से इंटर करता है कंप्रेशर में रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो इस साइड से आपका डिस्चार्ज होके रेफ्रिजरेंट जाता है इस लाइन से होते हुए। आप ये देख पा रहे होंगे ये जो लाइन जा रही है, यहाँ पर एक मफलर लगा है जो नीला कलर का आप देख पा रहे हैं, इससे नॉइज़ कैंसिलेशन किया जाता है। और ये जो मफलर है ये कनेक्ट रहता है आपका डिस्चार्ज साइड और कंडेंसर के बीच में, क्योंकि जो डिस्चार्ज साइड रहती है उसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो हाईली मूवेबल होता है, यानी कि बहुत तेज़ी से क्या हो रहा होता है, मोशन कर रहा होता है, जिससे कि क्या होता है इसके बॉडी जो कंडेंसर के अंदर के पार्ट्स हैं वो डैमेज ना हो, इसलिए मफलर को लगाया जाता है। तो ये कनेक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंडेंसर के साथ हो गया है। तो यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट इंटर करेगा उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई रहता है और वो पहुँचता है सेल साइड में, ठीक है। क्योंकि ये सेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर है तो इसमें दो साइड्स रहती हैं, आपको पता है। तो सेल साइड में पहुँचता है आपका क्या रेफ्रिजरेंट, जिसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही हाई रहता है। अब क्या होता है जो ट्यूब साइड होती है कंडेंसर की, वहाँ पर वाटर रन कर रहा होता है, तो वाटर रन कर रहा होता है वो थोड़ा ठंडा होता है रेफ्रिजरेंट के मुकाबले। तो जो ठंडा पानी है वो अपनी हीट ट्रांसफ़र करता है रेफ्रिजरेंट में, रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी ट्रांसफ़र कर देता है वाटर में, और वाटर चले जाता है कहाँ पर, कूलिंग टावर की तरफ, जिससे क्या होता है रेफ्रिजरेंट अपनी हीट को ट्रांसफ़र करके वापस से ठंडा हो जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है और पहुँचता है कहाँ पर, आपका पहुँचता है आपके इवेपोरेटर में। तो ये आप सामने देख पा रहे हैं ये वाले कनेक्शन कनेक्ट हैं हमारे इवेपोरेटर के साथ। आप ये ब्लैक कलर की लाइन जो देख पा रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ आप देख पा रहे होंगे दो लाइन हैं जो कि इवेपोरेटर से कनेक्ट है और इवेपोरेटर की ट्यूब साइड में पहुंचती हैं। तो कुछ इस तरीके से रेफ्रिजरेशन साइकिल और वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाती है एक चिलर के अंदर। तो जो चिलर्स हैं उसमें डिस्चार्ज साइड जो होती है या डिस्चार्ज साइड के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि कंडेंसर, कूलिंग टावर, उनमें रेफ्रिजरेंट और वाटर का प्रेशर, टेम्परेचर दोनों ही हाई रहता है। तो डिस्चार्ज रिलेटेड जितने भी फॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे चिलर में वो इन्हीं दो पार्ट्स के कारण देखने को मिलेंगे, या तो कंडेंसर हो सकता है या तो फिर कूलिंग टावर्स हो सकता है। और आपको ये भी पता है कि जो कंडेंसर है और कूलिंग टावर है जब मिलकर काम करते हैं तभी जाके आपकी रेफ्रिजरेंट क्या है अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर पाती है। तो कूलिंग टावर से रिगार्डिंग जो भी फॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं वो किसी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर की, जो कि एक मैकेनिकल पार्ट है और जितनी भी मशीनरी होती है इनको एक टाइम पीरियड के बाद मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कंडेंसर में आने वाली मेंटेनेंस प्रॉब्लम या इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। तो आप में से कई लोगों को ये पता होगा जो कंडेंसर है उसमें हमें डी स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है, बट ऐसा है क्यों, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कंडेंसर के अंदर डी स्केलिंग की, ये जानना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो कंडेंसर होता है उसकी जो ट्यूब साइड है उसमें हमें साल या 6 महीने में डी स्केलिंग करनी पड़ती है। तो डी स्केलिंग करने का कारण क्या है, तो आप ये सामने इमेज देख पा रहे हैं, इससे थोड़ा सा एक बार वाटर साइकिल को फिर से समझ लेते हैं। तो आप इसमें कूलिंग टावर देख पा रहे हैं, कंडेंसर देख पा रहे हैं और एक पंप देख पा रहे हैं जो कि वाटर साइकिल की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। तो इसमें जो मेन फ्लूइड रन करता है वो है आपका वाटर। और वाटर की अगर प्रॉपर्टी ज़्यादा मिनरलाइज होती है, यानी कि आप नेचुरल रिसोर्सेज से वाटर का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ज़मीन की सरफेस से यानी कि ज़मीन की सतह से पानी का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसा पानी का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा मिनरलाइज है, तो उसके अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और इसके होने के वजह से वो जो पानी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी मेटल से रिएक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कूलिंग टावर और कंडेंसर के अंदर हॉट वाटर रन करता है, जिसके वजह से जो कंडेंसर के अंदर की ट्यूब्स होती हैं वो मेटल्स की होती हैं और जो पानी है उसमें मिनरल्स ज़्यादा होने की वजह से वो रिएक्ट करता है आपके ट्यूब साइड से। और जो ट्यूब्स के अंदर वाटर फ्लो करता है हॉट वाटर, वो कुछ टाइम के बाद एक लाइमस्टोन की लेयर बना देता है ट्यूब्स के अंदर की सरफेस पे, जिसकी वजह से क्या होता है जो हीट ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी होती है रेफ्रिजरेंट और वाटर के बीच में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके वजह से चिलर्स के अंदर आपको डिस्चार्ज रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
तो जो कंडेंसर के अंदर की कॉपर ट्यूब्स होती है वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जो कि रेफ्रिजरेंट की हीट को वाटर में और वाटर की हीट को रेफ्रिजरेंट में ट्रांसफ़र कर सकती है। बट जब इसके अंदर एक और लाइमस्टोन की लेयर बन जाती है तो ये काम करना मुश्किल हो जाता है, और जिस वजह से जो डिस्चार्ज है वो बढ़ता ही जाता है चिलर का। और इस वजह से हमको कुछ टाइम के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद डीस्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका पानी है और वो पानी कितना ज़्यादा हार्ड है, कितना ज़्यादा मिनरलाइज्ड है, क्योंकि जहाँ का पानी जितना ज़्यादा हार्ड या मिनरलाइज्ड होगा वो उतनी ही जल्दी स्केल का फॉर्मेशन करेगा और वहाँ पर आपको डिस्चार्ज रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसी को सॉल्व करने के लिए डीस्केलिंग की प्रोसेस की जाती है साल भर में 6 महीने में, डिपेंड करता है वाटर पे। और इसको चेक करने के लिए वाटर का टाइम टू टाइम पीएच चेक किया जाता है। कई टाइप्स के न्यूट्रलाइज़र का यूज़ किया जाता है जिससे कि जो मिनरल्स हैं उनको न्यूट्रल कर दिया जाए और जो स्केल फॉर्मेशन है उसको स्लो कर दिया जाए। और साथ के साथ कहीं जगह पे आपको तो वाटर ट्रीटमेंट भी देखने को मिल सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसे हम कहते हैं, जिससे कि पानी का उपचार किया जाता है, उसकी हार्डनेस को कम करके पानी को सॉफ्ट किया जाता है, जिससे कि जो स्केल फॉर्मेशन है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए कम हो जाए और आपका जो चिलर है वो आसानी से वर्क कर पाए। तो चलिए अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से आपका जो कंडेंसर है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और क्यों डीस्केलिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो अब चलिए अब देख लेते हैं कि जो डीस्केलिंग की प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसके अंदर और किस तरीके से हमें करनी होती है। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं डीस्केलिंग की प्रोसेस। तो सामने आपका ये 300 TR का स्क्रू चिलर है, ये दूसरी साइड का चिलर है। अभी तक आप जो वीडियो में चिलर देख रहे थे उसमें मेरा सर्कुलेशन वाला वीडियो डिलीट हो चुका था, तो इस चिलर के थ्रू आपको सर्कुलेशन का जो मेथड है वो समझा दूंगा। फिर वापस से हम उसी चिलर पे आएंगे, रॉडिंग और जो फ्लशिंग होती है मैं उसी चिलर के थ्रू समझाऊंगा आपको। तो केमिकल सर्कुलेशन में आपको एक केमिकल की ज़रूरत होती है जो कि कैसा होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है, उसमें एसिड होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उसको हम इस कंडेंसर की ट्यूब्स के अंदर सर्कुलेट कराते हैं। सर्कुलेट कराने के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है। आप बाहर से एक अलग से सेटअप लगाते हैं, जैसे आप ये सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने लाइन अलग से निकाल के रखी हुई है क्योंकि हम इसमें इन लाइंस का यूज़ नहीं करते हैं। अलग से एक सेटअप लगा रखा है जिसमें आप ये पाइप्स देख पा रहे होंगे। एक मोटर का यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके की जो अभी ढकी हुई है आप सामने देख रहे हैं, और एक होता है आपका केमिकल टैंक जिसमें आप केमिकल और वाटर का रेशियो मिलाते रहते हैं, क्योंकि केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन और जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिकल सर्कुलेशन में। अगर आप ज़्यादा एसिडिक केमिकल यूज़ कर देंगे तो आपकी जो कॉपर ट्यूब्स हैं उनका लीक होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे को आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो ये कंबाइंड कंडेंसर है, जैसे कि आप देख पा रहे इनमें 2 कंडेंसर कंबाइंड किए गए हैं और ये 300 TR की चिलर है। तो ये बाद का वीडियो है, जब सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है तो इस तरीके से खोल के चेक करना होता है या रॉडिंग करते वक्त तो खोलना पड़ता है। तो केमिकल सर्कुलेशन में आपने सिंपली अपने स्केल के हिसाब से सर्कुलेशन करना होता है। वो डिपेंड करता है कि कितने घंटे आप सर्कुलेशन चलाएंगे, वो आपके स्केल पे डिपेंड करता है। ज़्यादा स्केल है तो ज़्यादा सर्कुलेशन चलाना पड़ता है। और केमिकल सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के थ्रू जो केमिकल है वो ढीला हो जाता है, उसकी पकड़ कॉपर ट्यूब के सरफेस पे ढीली हो जाती है और उसके बाद आप रॉडिंग करते हैं, जो कि इसको और आसान बना देता है। तो केमिकल सर्कुलेशन कंप्लीट होने के बाद आप कंडेंसर का एक हेड कवर खोल के चेक भी कर सकते हैं जो केमिकल सर्कुलेशन आपने कंडेंसर के अंदर किया है वो अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जो केमिकल है वो लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट जब करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के रूप में आपके ट्यूब्स में या आपके जो सर्कुलेशन में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है, जिससे क्या होता है जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए एयर को पर्ज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके हेड कवर पे आपको एक डेड नट दिया जाता है, आप उस डेड नट को ढीला करके एयर भी पर्ज कर सकते हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे ये सर्कुलेशन कंप्लीट होने के बाद की सिचुएशन है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, अंगुलियाँ डाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, केमिकल है ये जो आपको हरा हरा या ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस दिख रहा है ये केमिकल है। अभी इसके बाद हमने रॉडिंग करनी है। रॉडिंग करने के बाद तीसरा स्टेप में हम इसमें सर्कुलेशन करेंगे। तो कुछ इस तरीके की आप सामने देख पा रहे होंगे ये ट्यूब्स होती हैं और इसी के ये जो अंदर की सरफेस आप देख पा रहे हैं यहीं पर लाइमस्टोन जम जाता है और ये लाइमस्टोन धीरे धीरे करके इन ट्यूब्स का जो एरिया है उसको कम करती जाती है, जिससे कि कुछ टाइम बाद अगर आप सर्कुलेशन नहीं करते हैं तो क्या होता है वहाँ से पानी आना बंद हो जाता है और वो ट्यूब डेड हो जाती है।
तो अभी तक हमने फ्रंट साइड से देखा था कंडेंसर को, अब ये है इसका बैक साइड जहाँ पर इसका इंड कवर लगा हुआ है और इसी के साथ फ्लेंज कनेक्टर रहती है। फ्लेंज के साथ आपकी वाटर लाइन कनेक्टर रहती है। आप ये जो सामने पोर्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट डाला जाता है जो कि वाटर के टेम्परेचर को सेंस करता है और डिस्प्ले पे शो करता है। तो ये वाटर इन और आउट दोनों पे लगा है। साथ में ये फ्लो स्विच के अंदर का पार्ट है, ये मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाया भी था, जिससे क्या होता है फ्लो स्विच सेंस करता है पानी के फ्लो को। तो कुछ इस तरीके का सेटअप रहता है इसके बैक साइड में। और ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं अभी ये पूरा डोम खुलेगा, यानी कि ये इंड कवर अभी खुलना बाकी है, जिससे क्या होगा रोडिंग और आसान हो जाएगी। ये दो फ्लेंजेस हैं जिससे लाइन और जो इंड कवर है वो कनेक्ट रहते हैं और वो लाइंस यानी कि जो वाटर लाइंस है और जो इंड कवर है उन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वो सेंसर्स दिखा देता हूँ जिसके थ्रू वाटर का टेम्परेचर सेंस किया जाता है। तो ये उसका पोर्ट था, तो ये सेंसर हैं कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल दिए जाते हैं और इनके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया जाता है। तो अब ये सामने देख पा रहे हैं ये बल्ब होते हैं जो कि क्या करते हैं सेंस कर लेते हैं वाटर के टेम्परेचर को और शो करते हैं आपके डिस्प्ले पे। तो चलिए अब दोनों साइड्स के जो कवर थे वो खुल चुके हैं। अब इसके बाद हमने सिंपली इसमें रॉडिंग करनी है। तो आप ये कुछ पार्ट्स देख सकते हैं, इसमें एक आप डिवाइडेड पोर्शन देख पा रहे होंगे। ये डिवाइडेड पोर्शन इसलिए है कि जो पानी है वो मिक्स ना हो जाए। जी हाँ, क्योंकि जो अंदर ट्यूब्स हैं उनको दो पार्टीशन में बांटा गया है। यहाँ से पानी इन होगा, आप ये टैग देख पा रहे होंगे, तो वो घूम के वापस इस पोर्ट से आउट होगा। आप ये सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर वाटर आउट का पोर्ट लगा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर पार्टीशन आपको देखने को मिल रहा है जिससे पानी मिक्स ना हो पाए। इससे आपका जो ठंडा पानी इंटर करेगा और एक से एग्जिट करेगा और ये वाटर लाइन्स हैं ही आपकी। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं रॉडिंग की प्रोसेस किस तरीके से करी जाती है। रॉडिंग जो कि डी स्केलिंग का स्टेप नंबर 2 है, इसमें एक मेटल की रॉड के थ्रू ट्यूब्स के अंदर की सरफेस को साफ़ किया जाता है। जो केमिकल सर्कुलेशन हमने किया था उसमें लाइमस्टोन की जो पकड़ है ट्यूब्स की सतह पे वो ढीली हो जाती है और उसके बाद इस तरीके के मेटल रॉड से सतह को, जो ट्यूब्स के अंदर की सतह है उसको साफ़ कर दिया जाता है, जिससे कि जो जितना भी स्केल है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। इस मेटल की रॉड के आगे एक ब्रुश लगा रहता है और वो ब्रुश को बार बार अंदर और बाहर डालने से क्या होता है, जो सतह है अंदर की ट्यूब्स के अंदर की सतह है वो साफ़ हो जाती है और जितना भी एरिया है ट्यूब्स के अंदर का वो एकदम क्लीन हो जाता है। तो ये प्रोसेस हर एक ट्यूब्स के अंदर करना होता है, जिससे कि क्या होता है हर एक ट्यूब्स के अंदर अगर कुछ भी स्केल बचा हो वो अच्छे से रिमूव हो जाता है। बाकी काम केमिकल कर चुका होता है, क्योंकि केमिकल जब रिएक्ट करता है लाइमस्टोन के साथ तो उसी वक्त वो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकाल देता है कंडेंसर के अंदर से। जो सर्कुलेशन चलाया जाता है केमिकल के थ्रू उसमें आधे से ज़्यादा स्केल बाहर निकल जाता है और जो बाकी बचा होता है वो अंदर की सतह पे ढीला हो जाता है और इस रॉड को अंदर और बाहर डालने और निकालने से वो एकदम साफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से रॉडिंग करी जाती है या करनी होती है, जिससे कि क्या होता है ट्यूब्स की जो अंदर की सतह है वो और अच्छे से साफ़। रॉडिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखाई देगा ट्यूब्स के अंदर। और एक बात और,
इसमें आपको कचरा भी देखने को मिल सकता है। और वो कचरा कहाँ से आता है, तो वो कचरा आता है कूलिंग टावर्स के थ्रू। जो पानी सर्कुलेट होता है ट्यूब्स के अंदर वो कूलिंग टावर के थ्रू ही आता है। तो कूलिंग टावर्स के अंदर जो पीवीसी एलिमिनेटर लगा होता है वो पीवीसी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर या गिरता हुआ संप में जाता है और संप से होता हुआ वो पानी इस साइड पे यानी कि यहाँ कंडेंसर के इंड कवर के साइड पे आके इकट्ठा हो जाता है। जितना भी कचरा होता है आप ये देख पा रहे होंगे, कोई कोई ट्यूब्स में काफ़ी ज़्यादा ये पीवीसी फंसा हुआ है और ये पानी को ब्लॉक करता है, पानी को आगे जाने से रोकता है, जिससे कि क्या होता है आपकी चिलर का डिस्चार्ज बढ़ता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। अगर आप कूलिंग टावर साफ़ करते हैं तो आपको वहाँ पर भी ध्यान देना है कि आपका जो पानी है वो साफ़ रहे, जिससे कि क्या हो उसका कचरा इस तरफ यानी कि कंडेंसर में ना पहुँचे, जिससे कि कोई भी ब्लॉकेज देखने को ना मिल पाए। तो ये जितना भी कचरा है ये कूलिंग टावर से आया है जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये जाके सीधे ट्यूब्स में जाके फंस जाता है और ये पानी को आगे जाने से रोकता है। तो रॉडिंग करते वक्त कई ट्यूब्स ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो जाती हैं, जिनमें लाइमस्टोन काफ़ी ज़्यादा जम जाता है। अब उस समय पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो ना तो रॉडिंग के थ्रू खुलती है ना केमिकल सर्कुलेशन के वक्त खुलती हैं, तो इनमें सिंगल रॉडिंग करी जाती है। सिंगल रॉडिंग यानी कि जो ट्यूब ब्लॉक्स होती हैं उनमें अलग से सिंगल ट्यूब में केमिकल का सर्कुलेशन चलाया जाता है, जिससे क्या होता है वो जो केमिकल है वो अच्छे से रिएक्ट करता है और जो केमिकल है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है आपके स्केल के साथ और वो जल्दी से स्केल को हटा भी पाता है। क्योंकि जब हम पूरी तरीके से यानी कि बाहर जब सिस्टम लगा के पूरी तरीके से चलाते हैं सर्कुलेशन को, उस टाइम कई कई ट्यूब्स में केमिकल नहीं पहुंच पाता है एयर की वजह से, तो इन सारी रॉड में सिंगल रॉडिंग करी जाती है। अब ये सामने इतना सारा कचरा देख पा रहे हैं, ये सारी पीवीसी फिल्स हैं जो कि कूलिंग टावर के थ्रू इस साइड पे पहुंची यानी कि कंडेंसर के इंड कवर तक पहुंची, और ये इतना ज़्यादा है जो कि 10 से 12 ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है आराम से। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका जो कंडेंसर है उसकी हीट ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि आपके कंडेंसर में जो ब्लॉकेज होने का खतरा है वो कम हो जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 3 फ्लैशिंग, जो कि डी स्केलिंग का लास्ट स्टेप है। इसमें हम पानी के थ्रू ट्यूब्स को क्लीन करते हैं। तो जितना भी अभी तक मैंने आपको केमिकल सर्कुलेशन रॉडिंग दिखाई थी उसके थ्रू जितना भी स्केल अगर ट्यूब्स के अंदर अगर बचा भी होगा तो वो इस पानी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। आप चाहें तो सिंगल ट्यूब्स में पानी मार सकते हैं, या आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आपकी जो वाटर लाइंस है या आपका जो इंड कवर है उसको कनेक्ट करके उनमें वाटर लाइंस जोड़ के अपने बटरफ्लाई वाल्व्स खोल के उनमें सिस्टम का पानी रन करा सकते हैं, जिससे क्या होगा वो ज़्यादा प्रेशर से साफ़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर सिंगल रॉडिंग कर रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं अभी आपको वाटर लाइंस के थ्रू यानी कि जो सिस्टम में पानी है उसके थ्रू भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको फ्लश किया जा सकता है। और ये करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो स्केल है वो थोड़ी ही देर में जम जाता है सतह पे। किसकी सतह पे? ट्यूब्स की सतह पे। तो इसके लिए पानी का जो प्रेशर है उसको ज़्यादा रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैं सिंगल फ्लशिंग कर रहा हूँ, सिंगल ट्यूब्स में फ्लशिंग कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वाटर लाइंस के थ्रू भी यानी कि जो आपका सिस्टम का पानी है उसके थ्रू भी आप फ्लशिंग कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर वाटर लाइन कनेक्ट कर दी हैं। अब आप देखिएगा जो पानी का प्रेशर है वो किस तरीके से ट्यूब्स के अंदर की गंदगी को बाहर निकाल देता है। तो सामने आप ये देख पा रहे हैं, ये इसका फ्रंट कवर है। तो सिंपल आपने किसी भी एक साइड से जहाँ पर आपकी वाटर लाइन कनेक्ट होती है वहाँ का हेड कवर लगा के वहाँ पर आपने लाइंस कनेक्ट कर देनी है, और जो सिस्टम में आपका पानी है उसके थ्रू आपको ट्यूब्स को क्लीन करना है। और वो बहुत ज़्यादा बेहतर भी है और बहुत ज़्यादा आपकी ट्यूब्स को साफ़ भी कर देता है। तो आपने सिंपली आपने वाटर लाइंस कनेक्ट कर देनी है, उनके जो वाल्स हैं उनको खोल देना है कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पर धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ते रहेगा क्योंकि मैं जो वाल है उसको धीरे धीरे ओपन कर रहा हूँ। एकदम वाल्स को ओपन नहीं करना है क्योंकि ट्यूब्स में बहुत ज़्यादा क्या रहता है, आपका प्रेशर झेल नहीं पाएंगी आपकी ट्यूब्स। तो कुछ इस तरीके से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो आपने धीरे धीरे हर एक साइड का वाल खोलना है। जैसे कि अभी मैंने इन का खोला है, उसके बाद मैं आउट का खोलूँगा। तो पहले इन की तरफ साफ़ कर देंगे, फिर उसके बाद हम आउट की तरफ साफ़ करेंगे इन ट्यूब्स को। तो कुछ इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद डी स्केलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है शैलन ट्यूब टाइप कंडेंसर के अंदर। और इसके बाद दोनों तरफ के हेड कवर लगा के इसमें फ्रेश पानी भर दिया जाता है। इसको खाली नहीं छोड़ा जाता क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। तो इसमें फ्रेश पानी भरने के बाद इसको चला के भी देख सकते हैं, जिससे कि इसका डिस्चार्ज भी कम हो जाता है।
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।